मैंने कभी नहीं सोचा था कि शहर से दूर एक पुरानी हवेली में बिताई गई एक रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। मैंने स्टीयरिंग कसकर थाम लिया था। सिया बगल में बैठी थी, उसकी आंखें गेट के उस पार झांक रही थीं। धुंध थी, चुप्पी थी और एक एहसास कि हम किसी ऐसे रास्ते पर आ चुके हैं जहां वापसी आसान नहीं होगी। यही है कृष्णा विला, मैंने कहा। सिया ने खिड़की से बाहर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी थी। हमें लगा था ये हेरिटेज बंगला होगा, उसने कहा। मैंने हंसने की कोशिश की। कम से कम सस्ते में मिल गया। मैंने हॉर्न दिया, कोई जवाब नहीं। तभी भारी गेट अपने आप खुल गया। कोई आवाज नहीं, बस एक सर्द झोंका हमारे अंदर तक घुस गया। मुझे लगा शायद हवा से हुआ होगा या शायद किसी ने हमें देख लिया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिना कुछ कहे मैंने गाड़ी अंदर बढ़ा दी। हवेली एकदम खामोश खड़ी थी, जैसे हमारी राह देख रही हो। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां ऐसी थीं जैसे वो हवेली के नक्शे हों। हरिराम हूं, उसने कहा। देखभाल करता हूं इस जगह की। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे वो वक्त के पार से बोल रहा हो। हम अंदर घुसे। झूमर अब भी लटका था और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, कुछ जली हुई, कुछ अधूरी। मुझे लगा ये सब कुछ पुराना जरूर है, लेकिन मरा नहीं है। हरिराम हमें ऊपर ले गया। चलते चलते एक जगह रुक गया और पीछे की ओर इशारा किया, उस दरवाजे को मत खोलना। क्यों? वो बंद है तो अच्छा है। मैं हंसने वाला था, पर सिया ने मेरी कलाई कसकर पकड़ी। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रही थी। कमरे में जाते ही मेरी नजर दीवार पर टंगी एक अजीब पेंटिंग पर पड़ी। दो परछाइयां, एक मर्द, एक औरत, पीछे एक पुराना दरवाजा। मैंने मजाक में कहा, ये हम जैसे लग रहे हैं। सिया ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें उस दरवाजे पर टिकी रही। मैं नहीं जानता कि कब सो गया, पर जब उठा तो लगा जैसे किसी ने मुझे देखा हो। सिया बिस्तर पर नहीं थी। नीचे से एक चीख आई, धीमी पर साफ। मैं भागा। सिया दरवाजे के पास खड़ी थी, कांप रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने इशारा किया। जमीन पर गीली मिट्टी में नंगे पांव के निशान थे। किसके हैं ये? उसने सिर्फ एक शब्द कहा, आईना। मैंने फिर से दीवार की ओर देखा, वही पेंटिंग, लेकिन अब परछाइयां हमारी तरफ देख रही थीं। मैं देर तक सोया रहा, लेकिन नींद में भी हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में था, हमारी सांसों के बीच, हमारी नींद के बिल्कुल पास। जब आंख खुली, सिया खिड़की के पास बैठी थी। धुंध अभी भी बाहर लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर रोशनी थी, पर उसकी आंखें कहीं और थीं। रात को कुछ महसूस हुआ? मैंने पूछा। उसने सिर धीरे से हिलाया। वो आईना, वो कुछ अलग था आरव। मेरी परछाई, वो हिल रही थी जब मैं हिली ही नहीं थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। तेरा डर अब आईने में घुस गया क्या? पर सिया नहीं मुस्कुराई। वो अब भी उसी आईने की बात कर रही थी जो वॉश बेसिन के पास टंगा था और जिसके कोने में लिखा था, दिखेगा वही जो छिपाया गया था। हम नीचे पहुंचे तो हरिराम वहां खड़ा था, एक पुरानी किताब हाथ में लिए। ये कल यहां नहीं थी, मैंने कहा। अब है। हवेली वो ही दिखाती है जो वक्त आने पर चाहिए। इसमें क्या है? नाम, तिथियां और कहानियां। मैंने किताब खोली। 7 जोड़ियों के नाम थे। सब उस हवेली में रुके थे, पर आखिरी लाइन खाली थी, जैसे हमारे नाम दर्ज होने का इंतजार हो। वॉशरूम में जाकर मैंने खुद देखा वो आईना। परछाई ठीक थी, पर मेरी आंखें, उनमें कोई और झांक रहा था, कुछ ऐसा जो मैं नहीं था। और तभी आईने के पीछे की लकड़ी पर कुछ लिखा देखा। कभी दरवाजा तूने नहीं खोला था, पर तेरे लिए खुला गया था। शाम ढल रही थी। हम उस पेंटिंग के नीचे खड़े थे जो अब जैसे बदल गई थी। वही 2 परछाइयां, पर अब वो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। सिया ने दीवार पर हाथ फेरा। अचानक लकड़ी की तह ढीली लगी। इसके पीछे कुछ है, उसने कहा। हमने मिलकर उसे हटाया और वहां था वही पुराना आईना, जैसे हवेली ने उसे छुपाया नहीं, बल्कि हमारे लिए सहेज कर रखा था। हम दोनों ने जैसे ही उस आईने में देखा, उसमें वो दरवाजा खुला दिखा जो हकीकत में अब भी बंद था, और अंदर खड़ी थी एक लड़की, पीलापन लिए चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसकी आंखें सीधी मुझसे जुड़ी। तुम आ चुके हो, अब लौटना नहीं होगा।
मैंने पीछे देखा, दरवाजा बंद था, पर आईने में वो लड़की हाथ बढ़ा चुकी थी। कमरे में एक पुराना कैसेट रिकॉर्डर मिला था, शायद रेडियो के बगल में रखा था। मैंने प्ले किया। शुरू में आवाजें टूटी फूटी थी, फिर साफ शब्द उभरे, जो यहां आया उसने खुद को छोड़ा है, अब तुम्हारी बारी है। सिया कांप गई। मैंने रिकॉर्डर बंद कर दिया। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। रात को जब आंख लगी, मैं फिर उसी आईने के सामने खड़ा था। अब वहां कोई परछाई नहीं थी, मैं खुद नहीं था। आईने में एक खाली कमरा था और उसमें एक कुर्सी पर एक अधजली डायरी रखी थी, मेरे नाम से। सुबह होने वाली थी, लेकिन हवेली ने रात को कभी खत्म ही नहीं होने दिया। सिया मुझसे बोली, आरव, अब हमें वो दरवाजा खोलना ही होगा। मैंने उसकी ओर देखा। क्यों? उसकी आंखें अब डर से नहीं, यकीन से भरी थी, क्योंकि वो पहले ही हमारे लिए खुल चुका है। हवेली की सुबहें अजीब होती हैं। कोई पक्षी नहीं चहचहाता, न हवा पैरों से बातें करती है। सिर्फ एक गहरी चुप्पी होती है जो दीवारों से टपकती है। मैं बिस्तर पर था, आंखें खुली थीं, पर मन कहीं और। सिया बालकनी में बैठी थी, वही पुरानी डायरी हाथ में जो हवेली की अलमारी से मिली थी। आरव, वो बोली, ये नाम इसे बार बार लिखा गया है, लेकिन ये हमारा नहीं है। मैंने डायरी ली। उसके पन्नों में एक नाम उभरता रहा, अनया। 13 जुलाई 1952। आज उसने फिर मुझे उसी दरवाजे के पास बुलाया। वो कहता है, कोई हमें याद कर रहा है, लेकिन मैं डरती हूं। मैं जानती हूं वहां जो है वो इंसान नहीं है, वो कोई और है जिसे कोई बुलाता नहीं, पर फिर भी वो आता है। अनया। मैंने पन्ना बंद किया। सिया की आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। डर नहीं, बल्कि पहचान। मुझे लगता है मैं इस अनया को जानती हूं, उसने कहा। कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे सपनों में आती है हर रात। नीचे उतरते ही हरी राम खड़ा था। उसके चेहरे पर डर की नहीं, बल्कि थकावट की परछाई थी। तुम लोगों ने वो दरवाजा देखा? मैंने हामी भरी। आज वो खुलेगा। मत खोलना, जो वहां है वो तुम्हें छू लेगा, और फिर कोई छू नहीं पाएगा तुम्हें। हरी राम, सच क्या है? वो कुछ पल रुका। सच ये है, जो जोड़ी उस दरवाजे के पास जाती है वो लौटती नहीं, या अगर लौटती भी है तो एक साथ नहीं। दोपहर तक हवेली फिर से चुप थी। हम दोनों फिर उसी आईने के सामने खड़े थे, जो अब धुंधला नहीं था। आईने में वही कमरा दिखा, वही दरवाजा, और एक बच्ची। उसकी उम्र 7-8 साल रही होगी। सिया कांप उठी। ये मेरी जैसी लगती है। नहीं, मैंने धीरे से कहा। ये तू ही है। ये कैसे? मैं कुछ बोलता उससे पहले आईने में दरवाजा खुला और वो बच्ची अंदर चली गई। पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा, पर वो चेहरा नहीं दिखा। हम दोनों उसी दरवाजे के पास पहुंचे, वो जो हमें हर रात बुलाता था। इस बार उसका हैंडल गर्म था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो, जैसे दरवाजा अब बंद नहीं था, हम थे। मैंने सिया की ओर देखा। तैयार है? उसने मेरी हथेली थामी, ठंडी और कांपती हुई। मैंने दरवाजा खोला। वो एक सीढ़ीदार गलियारा था, लंबा, संकरा और अंधेरा। पर एक बात साफ थी, ये हवेली का हिस्सा नहीं था, ये कुछ और था। दीवारों पर तस्वीरें थीं, अधजले चेहरे, फटे फ्रेम और खून की परछाइयां। ये कौन है? सिया ने पूछा। शायद जो लौटे नहीं, मैंने कहा। एक तस्वीर में मैं खुद को देखता हूं, पर मैं हूं नहीं। चेहरा मेरा है, पर आंखें नहीं। रास्ते में एक टूटा फूटा रेडियो पड़ा था। जैसे ही सिया ने उसे छुआ, वो अपने आप चालू हो गया। यहां आने वाले सोचते हैं वो अकेले हैं, लेकिन हवेली उन्हें पहचानती है। वो उनके डर को नाम देती है, और फिर उनसे वो नाम ले लेती है। तुम आरव हो, तुम अब आरव नहीं रहोगे। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी, जैसे हवेली ने मेरी पहचान छीन ली थी। हम एक गोल कमरे में पहुंचे, जिसके बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी।
मेज पर 2 कुर्सियां थीं, एक खाली, एक पर धूल जमी। एक गुड़िया बैठी थी, उसके गले में एक लॉकेट था, ए लिखा हुआ। अनया? सिया ने पूछा, और तभी मेज के नीचे से एक कागज उड़ा जिस पर लिखा था, मुझे मत बुलाओ, जो मुझे बुलाते हैं वो खो जाते हैं, पर तुमने मुझे पहचान लिया है, अब मैं लौटूंगी। कमरे की मोमबत्ती बुझी नहीं, खुद से बुझाई गई। हम दोनों थमे हुए खड़े थे और फिर एक साया हमारे बीच से गुजरा, न छूकर पर अंदर तक चीर गया। सिया ने मेरी ओर देखा, वो मुझ में आ गई है क्या? अनया, वो अब मुझ में है। गुड़िया की आंखें जो कांच की थीं अब धीरे धीरे हमारी तरफ घूमी। उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली, आरव, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? मैंने सिया को जोर से हिलाया। सिया, सुनो, मैं हूं आरव, बाहर चलो, ये सब। उसने मेरा हाथ थामा। अगर तुम जाओगे तो मैं यही रह जाऊंगी। मैंने उसकी ओर देखा और पहली बार मैं डर गया। कहीं ये वो सिया तो नहीं जो हवेली के बाहर आई थी? कहीं वो अब किसी और की परछाई तो नहीं? सीढ़ियों के बाहर हवेली की दीवारों पर फिर वही आवाज गूंजी। अब वो दरवाजा बंद हो चुका है, जो अंदर गया अब उस तरफ का नहीं रहा। मैंने सीढ़ियों की ओर देखा, वो गायब थीं। हम दोनों अब उसी कमरे में थे जहां कोई हमें पहले से जानता था। सिया की आंखें खुली थीं, पर उसमें सिया नहीं थी। वो खामोश बैठी थी, उसकी उंगलियां लकड़ी की जमीन पर किसी पुराने नाम को गढ़ रही थी, अनया। मैं चुपचाप पास बैठा, जैसे कोई गलत हरकत सब कुछ और बिगाड़ देगी। तुम अब आरव नहीं रहे, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे पुराने जमाने के रेडियो से आई हो। मैंने उसका चेहरा देखा, पहचानने की कोशिश की, जो हर पल बदल रहा था। तू मुझे जानती है ना? मैंने उससे पूछा। हाँ, जानती हूं, पर सिर्फ मैं नहीं। वो मुड़ी। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें कोई और झांक रहा था। सिया की आवाज में अब 2 परतें थीं, एक उसकी और एक अनया की। मैं यहीं रहती हूं आरव, ये हवेली मुझे छोड़ती नहीं। कोई मुझे बुलाए या नहीं, मैं आ जाती हूं। मैंने उसके हाथ थामे। तू सिया है और मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मुस्कुराई और फिर अचानक वही गुड़िया फर्श पर गिरी, बिना किसी के छुए। गुड़िया की आंखें खुली थीं। आरव, सिया ने फुसफुसाया। उसने तेरा नाम लिया। मैंने नीचे देखा, गुड़िया के मुंह से निकला धीमा सा शब्द, आरव। अब वो चीज मुझे भी जानने लगी थी। मैं घबराया नहीं, सिर्फ एक बात समझ में आ रही थी, ये खेल हवेली का नहीं था, किसी और का था। उस रात हमने उस कमरे में रहने का फैसला किया, क्योंकि बाहर कुछ और भी डरावना था। दरवाजा जब बंद किया तो आवाज आई, रात में कोई आएगा और जो नाम लिया जाएगा वो वहीं रह जाएगा। मैंने सिया की तरफ देखा, पर वो सो चुकी थी, या शायद अनया जाग रही थी। रात को नींद आई, पर सपनों में मैं उस हवेली के किसी और हिस्से में था, एक पुराने कमरे में, दीवारों पर खून से लिखे नाम, और सबसे आखिरी में मेरा नाम, आरव शर्मा। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। तभी किसी ने पीठ पर हाथ रखा, और वही गुड़िया थी, अब असली इंसान के रूप में। उसके चेहरे पर वही लॉकेट लिखा हुआ, और वो बोली, तेरा नाम अब हमारा हो गया है। सुबह जब आंख खुली, सिया मेरी गोद में सिर रखकर रो रही थी। मैंने तुम्हें खो दिया था आरव, कुछ पल के लिए, और मैंने तुम्हें वापस पाया, मैंने कहा। हम दोनों चुप रहे। अब वक्त आ चुका था उस कमरे तक वापस जाने का, जहां सब शुरू हुआ था, जहां वो आईना, वो पहली झलक और वो पुरानी लकड़ी की मेज थी। हमने तय किया, इस बार सिर्फ देखने नहीं जाएंगे, जवाब लेने जाएंगे। सीढ़ियां अब अलग दिख रही थी, जैसे हर कदम के नीचे कोई पुरानी सांसें दबी हों। कमरे में पहुंचते ही हवेली ने दरवाजा बंद कर दिया, बिना हवा के झोंके के, खुद से। गुड़िया वहीं पड़ी थी, पर अब उसकी आंखें बंद थीं, और उसकी जगह अब वही पुरानी डायरी खुली हुई थी। हमने पन्ने पलटे, हर पन्ना किसी और जोड़ी की कहानी कहता था। हर बार वही बात, किसी का नाम लिया गया, किसी को छोड़ा गया, पर आखिरी पन्ना खाली था।
उस पर बस एक लाइन, अब तुम्हारी बारी है। मैंने कलम उठाई और उसमें एक शब्द लिखा, सिया। सिया ने मेरा हाथ रोका। नहीं आरव, मैं नहीं, तू बाहर जा। बाहर क्या है? हम कब के उस पार आ चुके हैं। अब या तो दोनों रहेंगे या कोई नहीं। तभी एक अजीब सी हवा चली, काली, भारी और आंखों में जलन पैदा करती हुई। गुड़िया हिली और उसके मुंह से आवाज आई, नाम लिया जा चुका है, अब देह को बुलाया जाएगा। सिया बेहोश होने लगी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे ले ले, मैं आया हूं। मैं गया भी तो अकेला जाऊंगा। कमरे में दीवारें कांपने लगी। आईना फिर से उभरा और अब उसमें सिया थी, मेरी बाहों में। पर पीछे एक परछाई खड़ी थी, अनया। मैंने उससे कहा, तेरा नाम सबने लिया, तुझे भुला दिया, लेकिन अब मैं तुझे याद रखूंगा। तेरी कहानी खत्म नहीं होगी। आईने में एक रोशनी सी चमकी और फिर सब शांत हो गया। कमरा अब फिर वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया टूट चुकी थी, डायरी अब राख हो चुकी थी और सिया की सांसें अब अपनी थी। मैंने हवेली की तरफ देखा। अब तुझे किसी और का नाम नहीं लेना पड़ेगा, मैंने कहा। तेरे हर नाम को हमने याद रखा और अब हम जा रहे हैं। दरवाजा खुला, इस बार बिना किसी डर के। हम दोनों बाहर निकले। हवेली पीछे छूट गई, लेकिन उसकी छाया अब हमारे साथ नहीं थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, पर उस रात की लड़ाई हमने जीत ली थी। हम हवेली से बाहर निकल आए थे। कम से कम हमें ऐसा लगा। हमने अपना सामान पैक किया। सिया के माथे पर अब वो पुरानी थकान नहीं थी जो हवेली में घुसते ही उस पर छा गई थी। वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी, पर मैं जानता था उसकी मुस्कान में अब भी कोई सवाल छिपा है। हमने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन चालू होते ही मन में एक झटका लगा, जैसे कोई हमें रोकना चाह रहा हो। रास्ता खुला था, धूप हल्की और हवा में वो अजीबपन नहीं जो हवेली के पास था। मैंने पीछे देखा। हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सिया ने हाथ थाम लिया। अब बस आरव, हम फ्री हैं, ठीक? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, फ्री। लेकिन मन के किसी कोने में एक झंझनाहट सी हो रही थी। गाड़ी जैसे ही शहर की ओर मुड़ी, रेडियो अपने आप ऑन हो गया, बिना किसी ट्यूनिंग के। जो एक बार हवेली में गया वो लौट नहीं सकता, और जो लौटता है वो कभी गया ही नहीं था। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। सिया ने मेरी तरफ देखा। तूने सुना ना? हाँ, मतलब हम अब भी वहीं हैं। मैंने सिर हिला दिया, पर जवाब नहीं दिया। तभी सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखा, पलाशपुर 3 किलोमीटर। मैंने ब्रेक मारा। पलाशपुर तो पीछे छूट चुका था। मैंने कहा, तो फिर हम उसी जगह वापस कैसे? हमने गाड़ी रोकी और उतर कर देखा। वो वही रास्ता था जो हमने हवेली के अंदर पहली रात देखा था। वो टूटा हुआ कुआं, वो पुरानी ईंटों की दीवार, और सबसे डरावनी बात, हमारी ही गाड़ी के टायर के निशान पहले से वहां थे। हम वहीं वापस थे, लेकिन इस बार हवेली नहीं दिख रही थी, वो गायब हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और पहली बार हमें यकीन हो गया कि हम वापस लौटे ही नहीं थे। हम हवेली से बाहर नहीं आए थे, हवेली ही हमारे अंदर आ गई थी। शाम को हमने वही पुरानी हवेली वाली डायरी के कुछ जले हुए टुकड़े ढूंढे जो सिया के बैग में रह गए थे। एक टुकड़े पर कुछ अधजला लिखा था, अगर कोई खुद को छोड़ दे तो हवेली उसे छोड़ती है, पर अगर कोई किसी को बचा कर निकले तो वो हवेली बन जाता है। मतलब सिया रुकी। मैंने तुझे निकाला आरव, क्या इसका मतलब तू अब? मैंने उसका चेहरा छुआ। मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता, चाहे मैं बन भी जाऊं। वो हवेली, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वो मुस्कुरा पड़ी, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। रात को जब हम होटल में रुके, वहां के स्टाफ ने हमें घूरा। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने हमारे नाम सुने और बोला, आरव शर्मा और सिया सेन। हम दोनों चौंके। आप दोनों 2 दिन पहले चेकआउट कर चुके हैं, वापस कैसे? क्या? मैंने पूछा। आपकी गाड़ी आज से 2 दिन पहले निकल चुकी थी, कमरा भी किसी और को दे चुके हैं। हम दोनों सन।
फिर उसने एक फोटो दिखाई होटल के सीसीटीवी से। उसमें हम दोनों थे बाहर जाते हुए, पर फोटो में जो आरव था उसकी आंखें काली थीं। रात को सिया ने कहा, मुझे लगता है हमने जो अंदर देखा वो सिर्फ अनया की कहानी नहीं थी, वो हमारी भी थी। शायद कोई ऐसी चीज जो दोहराई जा रही हो बार बार, हर बार कोई नया जोड़ा, हर बार वही कहानी। तो क्या हम भी उसी लूप में हैं? शायद, लेकिन हम अलग हैं आरव। हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं। शायद यही तो हवेली को चाहिए था कि कोई उसे पूरी तरह देखे, समझे और फिर भी ना भागे। मैंने उसे देखा। तो अब क्या करें? वो बोली, फिर से वहां चलें। इस बार डर के लिए नहीं, जवाब के लिए। मैं चुप रहा और हां में सिर हिला दिया। उस रात हमने तय कर लिया, हम हवेली में दोबारा जाएंगे। सुबह जब गाड़ी उस रास्ते पर पहुंची तो हवेली अब भी नहीं दिख रही थी, पर एक कोहरा सा था जहां वो खड़ी होती थी। सिया ने दरवाजा खोला और नीचे उतरते ही बोली, देख वहां। मैंने देखा, कोहरे के बीच से एक सिलहूट उभर रहा था। वही हवेली, वैसी की वैसी जैसे उसे बुलाया गया हो। और इस बार उसके दरवाजे पर कोई खड़ा था, एक छोटी लड़की, हाथ में वही गुड़िया। वो मुस्कुरा रही थी। तुम लौट आए। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़े। अब हमें डर नहीं था, अब हम जानना चाहते थे आखिर हम कौन हैं और ये सब क्यों हो रहा है। जहां आरव और सिया हवेली के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं और देखते हैं वो सच्चाई जो उन्हें खुद अपने बारे में नहीं पता थी। जैसे ही हमने हवेली के पुराने पत्थरों को फिर से छुआ, एक अजीब गर्माहट उभरी। इस बार ठंड नहीं थी, बल्कि किसी और चीज की उपस्थिति थी। सिया ने मेरी उंगलियां कसकर पकड़ ली। वो लड़की देखी? मैंने धीरे से पूछा। हां, सिया की आवाज कांप रही थी। वो वही गुड़िया वाली लड़की थी, पर अब असली है। हवेली के दरवाजे पर वो खड़ी रही, हंसते हुए, जैसे हमें जानती हो। तुम दोनों आखिरकार तैयार हो गए। उसकी आवाज खनकदार थी, लेकिन उसमें कोई उम्र नहीं थी। हम यहां तुम्हें समझने आए हैं, मैंने कहा। एंड और खुद को, सिया ने जोड़ा। लड़की ने दरवाजा धीरे धीरे खोला। फिर अंदर आओ। अब देखो वो चीज जो कभी किसी ने पूरी नहीं देखी। हमने जब कदम रखा तो हवेली वैसी नहीं थी जैसी पिछली बार थी। अब दीवारें नई थी, लकड़ी की सीढ़ियां चमक रही थी, और वो आईना जो पिछली बार टूटा हुआ था अब साफ और पूरा था। सिया फुसफुसाई, ये हवेली अब वैसी क्यों दिख रही है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी आंखें आईने से जुड़ी थीं। आईना धीरे धीरे धुंधला हुआ, फिर उसमें कुछ उभरा, हम दोनों। लेकिन कुछ अजीब था। आईने में जो आरव था वो शांत नहीं था। उसकी आंखें गहरी और काली थीं। आईने का आरव सिया की तरफ देख रहा था, लेकिन प्यार से नहीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो डर पैदा कर रही थी। ये मैं नहीं हूं, मैंने खुद से कहा। ये वो हो सकता हूं जो मैं बन सकता था। सिया ने आईने में खुद को देखा और अचानक उसकी सांस तेज हो गई। आरव, देख। आईने में सिया अकेली थी। उसके पीछे कोई नहीं था, ना मैं ना हवेली। वो सिर्फ खुद को देख रही थी, एक गुमनाम अंधेरे में। और तभी आईने में वो लड़की दिखाई दी, वही गुड़िया वाली। आईना तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है, उसने कहा। पर यह झूठ है, सिया चिल्लाई। मैं अकेली नहीं हूं, आरव मेरे साथ है। मैंने उसका हाथ थामा। हां, मैं हूं, और मैं तब भी था जब तू खुद को खो बैठी थी। आईने में हमारी परछाइयां एक साथ जुड़ गईं। आईना फट गया, कांच के टुकड़े हवेली की जमीन पर गिरे। लेकिन तभी एक टुकड़ा मेरे पैर के पास गिरा। उसमें तीसरी परछाई भी दिख रही थी, एक और शख्स। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें हम जैसे ही थीं। ये कौन? मैंने पूछा। लड़की मुस्कुराई, जो कभी गए ही नहीं, वो अब भी यहीं हैं, और जब तक तुम सच्चाई नहीं जानते, तुम भी यहीं रहोगे। हमने हवेली के सबसे नीचे वाले तहखाने में उतरने का फैसला किया। पहली बार सिया ने कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे वहीं छोड़ देना। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने तुझे पाने के लिए सब झेला है,
अब जब तेरे साथ हूं तो तुझे कैसे छोड़ दूं। वो रुकी, मेरी तरफ आई। अगर मैं बदल जाऊं तो मैं भी बदल जाऊं, बस तुझसे दूर नहीं। हमने हाथ पकड़े और सीढ़ियां नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी के साथ हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों पर अब खून से लिखे नाम थे, आदित्य, माया, संजना, नील और फिर आरव। मैंने रुककर दीवार को छुआ। नाम ताजा था। तभी पीछे से आवाज आई, सिया की नहीं थी। तू अब बाहर नहीं जा पाएगा। मैं पलटा। वो लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। तू कौन है? मैंने पूछा। मैं वही हूं जो सबका सच जानती हूं, और तेरा सच ये है, तू पहले भी यहां आ चुका है, इससे पहले भी, किसी और नाम से, और इस बार भी वापस नहीं जा पाएगा। सिया अचानक जोर से चीखी। मैं उसके पास भागा। वो जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखें खाली थी। सिया, सिया, मेरी तरफ देख। आरव। उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही थी। मुझे कुछ याद आया है। मैं यहां आ चुकी हूं। मैंने एक बार इस हवेली में एक लड़की को जलते देखा था। क्या? हाँ, और वो लड़की मैं ही थी। उसके शब्दों ने मेरे दिल को जकड़ लिया। सिया, तू क्या कह रही है? मैंने किसी जिंदगी में ये सब पहले जिया है आरव। मैं मर चुकी हूं, और शायद तू भी। तभी दीवारों से आवाजें आने लगी। कई आवाजें, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। हम वही हैं जो कभी गए ही नहीं, और तुम दोनों फिर से लौटे हो। पर इस बार तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा। सिया की आंखों में वही डर था, पर अब वो कांप नहीं रही थी। आरव, उसने कहा। मैंने उसे देखा, फिर से देखा। वही लड़की, आग में जलती हुई। वो मैं थी, पर कोई मुझे बचा नहीं सका। उसके शब्द मेरे सीने में फंस गए। हवेली अब सिसकियां नहीं, सांसें ले रही थी, जैसे वो भी उस बात की गवाह हो जिसे हमने कभी जाना ही नहीं था। हम तहखाने के और भीतर उतरते गए। दीवारें अब भीगने लगी थी, जैसे वहां पसीना नहीं, पुरानी यादों का लहू बह रहा हो। और तभी एक दरवाजा मिला, लोहे का, जंग खाया हुआ। सिया ने कहा, यह वही कमरा है। कौन सा? जहां मुझे जलाया गया था। मैंने दरवाजा धकेला। जैसे ही वो खुला, राख उड़कर हमारे ऊपर आ गिरी। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था, जला हुआ, काला। उसके ऊपर कोई चीज पड़ी थी, एक टूटी हुई चूड़ी, लाल रंग की। सिया कांप गई। ये मेरी है। मैंने इसे कभी फेंका नहीं था। लेकिन ये कैसे? मैंने देखा, दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था। वो आई थी, उसे जलाया गया, पर वो गई नहीं। उसका प्यार यहां रह गया, और अब वो फिर लौटी है। लिखा। ये किसने लिखा? मैंने पूछा। सिया ने धीरे से कहा, तूने। मैं पीछे हटा। क्या मतलब? इससे पहले जब हम यहां थे, पिछले जन्म में, तू था वही जिसने मुझे बचाने की कोशिश की थी, पर तू देर से पहुंचा, और जब सब जल चुका था, तूने यहीं बैठकर ये लिखा था, हर रोज जब तक तू खुद। वो चुप हो गई। मैंने पूछा, तब क्या हुआ? वो धीमे से बोली, तू जल गया मेरे साथ। मैं उस चबूतरे के पास बैठ गया। अब यादें लौटने लगी थी, धुंधली पर भारी। काले धुएं में सिया की चीखें, एक भीड़, मेरे हाथों में लाल रंग का खून, और फिर आग। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां कुछ धड़क रहा था, तेज। तभी हवा में फिर से वो लड़की, वो बच्ची दिखाई दी। अब उसके हाथ में गुड़िया नहीं, एक राख से सना आईना था। अब तुमने देख लिया? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। हम यहां पहले भी थे। हम मरे नहीं, फंस गए, बार बार लौटते रहे, जब तक कि हम पूरी कहानी ना देख लें। तो अब देखो आखिरी टुकड़ा, उसने कहा। हवेली की छत अपने आप खुल गया थे। आसमान पर एक तेज गड़गड़ाहट हुई, और पूरा आंगन जल उठा बिना आग के। उस रोशनी में हमें दिखा एक और जोड़ा, ठीक वैसा ही जैसा हम हैं, पर उनके चेहरे धुंध में थे। वो हाथ थामे खड़े थे उसी चबूतरे के पास। और तभी पीछे से भीड़ आई,
लिख, मशालें, पत्थर, लाठियां। सिया रोने लगी। ये वो रात है जब मुझे डायन कहकर जला दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सपने देखती थी और तू मुझसे प्यार करता था। मैंने उसकी तरफ देखा। तो अब क्या करना है? लड़की ने कहा। अगर इस बार तुम भागे तो ये सब फिर दोहराया जाएगा, लेकिन अगर तुम इस बार पूरी तरह जलने को तैयार हो तो मुक्त हो सकते हो। मैंने सिया का हाथ थामा। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। क्या तू अब भी मुझसे प्यार करती है? मैंने पूछा। हर बार, हर जन्म में, उसने जवाब दिया। मैंने खुद से कहा, अगर प्रेम ही जड़ है तो उसी में मुक्ति भी होगी। हमने चबूतरे पर कदम रखा। लड़की ने एक आखिरी बार कहा, आंखें बंद करो और जो दिखे उसे स्वीकार करो। हमने आंखें बंद की। तभी हवा बदली। हवेली कांपने लगी, जैसे सदियों से बंधी सांस टूट रही हो। हमारे चारों तरफ आग सी उठी, पर वो जलाती नहीं थी, बल्कि वो दिखाती थी हर जन्म, हर गलती, हर अधूरी कसम। सिया की आंखें भीग गईं। अब मैं जानती हूं, मैंने तुझे छोड़ा नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था, और तू हमेशा मेरी रक्षा करता रहा। मैंने उसकी हथेली में अपनी हथेली रखी। अब कोई जन्म अधूरा नहीं रहेगा। राख उड़ती रही, हवेली की छत गिरी, दीवारें टूटी, लेकिन जब धुआं छटा, हम अब भी खड़े थे। पर हवेली नहीं थी, वो मैदान खाली था। केवल एक गुलाब का पौधा बीच में उगा हुआ था। उसके नीचे एक पट्टी, यहां प्रेम जला था और अमर हुआ। सुबह की पहली रोशनी जब हमारी आंखों पर पड़ी तो एहसास हुआ हम अब भी जिंदा हैं। पर वो जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे कल रात थी। चारों ओर सिर्फ खाली जमीन थी। हवेली गायब थी, एक कण भी नहीं बचा। क्या ये सब सच था? सिया ने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे हाथ में अब भी वो राख थी, जिसमें से एक अधजली चूड़ी अब भी चमक रही थी। हम वापस चलने लगे, शहर की तरफ, पर हर कदम पर मन में एक सवाल था, क्या ये सच में खत्म हुआ है? 3 दिन बाद हम वापस अपने घर पहुंचे, शहर की उस पुरानी गली में जहां कभी जिंदगी हल्की थी, पर अब सब कुछ बदल गया था। सिया चुप थी। अक्सर खिड़की के बाहर देखा करती। यह और मैं भी बदल गया था। अब हर दर्पण में अपनी आंखों में एक परछाई दिखाई देती, जैसे वो लड़की अब भी देख रही हो, या जैसे हवेली कहीं गई ही ना हो। एक रात जब बारिश हो रही थी, मैं रसोई से पानी लेने गया। फ्रिज की दरवाजा खोला ही था कि पीछे से किसी के पांवों की आहट सुनाई दी। सिया, सिया, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधा हमारे बेडरूम की ओर जा रहे थे। मैं भागा, दरवाजा खोला। सिया बिस्तर पर थी, गहरी नींद में, लेकिन उसके बगल में एक और तकिया भी भीगा हुआ था। मैंने सांस रोकी, धीरे से पूछा, क्या कोई यहां था? सिया की आंखें धीरे धीरे खुली। हां, उसने बुदबुदाया। वो फिर आई थी। अगली सुबह हमने मिलकर वो चूड़ी जलाने का सोचा, उस राख के साथ जो हवेली से बची थी। सोचा शायद उससे सब खत्म हो जाए। हम पार्क के पास गए, जहां छोटी सी आग जलाई। मैंने चूड़ी को धीरे धीरे उसमें डाला। राख की गंध उठी, भारी, तीखी। तभी हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई धीमी हंसी, और हमारी आंखों के सामने फिर वही लड़की। पर इस बार उसका चेहरा साफ था, हमारी तरह, हम जैसा। उसने कहा, तुम दोनों चले आए, पर सब लेकर नहीं गए। क्या? मैंने पूछा। उसने इशारा किया। हमारे पीछे एक पेड़ के तने पर कुछ लिखा था। दरवाजा अभी खुला है, और जब तक तुम उसे बंद नहीं करते, तब तक लौटते रहोगे।
सिया थर-थर कांपने लगी। मतलब अब भी कुछ बाकी है? मैंने गहरी सांस ली। हाँ, शायद वो दरवाजा हमारे अंदर है। उसी रात मैंने एक सपना देखा। मैं फिर हवेली में था, लेकिन अब वहां कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ दरवाजे थे, सैकड़ों दरवाजे। हर दरवाजा खुलता था एक और बीते जन्म की तरफ। मैंने एक दरवाजा खोला और खुद को देखा, एक अलग समय में, राजपुताना जैसे कपड़े, एक तलवार, और वही सिया रानी बनकर। दूसरे दरवाजे के पीछे हम दोनों एक अंग्रेजों के जमाने के बंगले में थे। सिया को किसी ने जहर दिया था, मैं पकड़ नहीं पाया था। हर दरवाजे में एक ही बात दोहराई जा रही थी, हमारा प्रेम अधूरा रह जाता था। और तभी आखिरी दरवाजा दिखा, जिसमें कोई झलक नहीं थी, सिर्फ काले धुएं से भरा। मैंने कदम बढ़ाया, नींद टूटी, लेकिन पसीने में भीगा हुआ था। सिया जाग गई थी। फिर देखा? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। अब भी कोई दरवाजा बाकी है। हमने तय किया, हमें फिर जाना होगा, पर अब हवेली नहीं रही। तो कहां जाएं? सिया ने कहा, जहां ये सब शुरू हुआ था, हमारे पहले सपने में, उसी पहाड़ी पर जहां पहली बार हमें गुड़िया मिली थी। 17 जुलाई की शाम हम पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। आसमान बैंगनी था और एक तेज हवा चल रही थी। सिया ने जमीन पर एक गोला बनाया, जैसे अघोरी बनाते हैं। ये दरवाजा अब बाहर नहीं खुलेगा, उसने कहा। अब ये हमारे अंदर है। मैंने उसकी हथेली पकड़ ली। हमने एक साथ कहा, हम हर जन्म की आग को स्वीकारते हैं, हर अधूरी कहानी को आत्मा से जोड़ते हैं, और आज इस दरवाजे को बंद करते हैं। अचानक जमीन कांपने लगी, हवा तेज हुई और हमारे चारों ओर धुआं छा गया। हमने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद सब शांत। जब आंखें खोली तो पहाड़ी पर कोई और नहीं था, सिर्फ हम थे, एक दूसरे का हाथ थामे, और हमारे सामने एक लकड़ी का दरवाजा अकेला खड़ा, बिना किसी दीवार के। सिर्फ हवा थी, और वो भी कुछ अजीब सी, ना गर्म ना ठंडी, बस एक एहसास, जैसे कुछ हमारे अंदर से खिंचता जा रहा हो। मैंने सिया की तरफ देखा। वो मेरी ओर देख रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसका चेहरा बदल रहा था। कोई डर नहीं था, बल्कि हर जन्म की थकावट थी उसमें, जैसे वो कह रही हो, बस अब और नहीं। तैयार हो? मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने दरवाजे का हैंडल थामा। वो ठंडा था, इतना ठंडा जैसे कोई बर्फ से ढका हो, और जैसे ही मैंने उसे घुमाया, पूरी दुनिया थम गई। हमने कदम बढ़ाया, और जैसे ही हमने दरवाजा पार किया, सब कुछ बदल गया। हम अब कोई पहाड़ी या धरती पर नहीं थे। हम एक गोलाकार कमरे में थे, चारों ओर आईने, हर दीवार एक विशाल आईना थी, और उनमें हम दोनों के अलग अलग रूप। एक में हम किसान थे, सिया खेत में पानी भर रही थी, मैं बैलों के साथ था। दूसरे में हम राजघराने से थे, सिया रानी और मैं सैनिक, और युद्ध से लौटते वक्त मैं जिंदा नहीं था। तीसरे में हम स्कूल के दोस्त थे, पर मैं कभी इजहार नहीं कर पाया। हर आईने में हम अधूरे थे, और तभी बीच में एक कुर्सी दिखी। उस पर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, चेहरा जाना पहचाना, पर जैसे वो हम दोनों का मिश्रण हो। उसने मुस्कुराकर कहा, आखिर आ ही गए। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम ही हूं, तुम दोनों का वो हिस्सा जो कभी मुक्त नहीं हुआ। हर जन्म में जब तुम अधूरे रह गए, मैं यहीं बैठा रहा, ताकि आखिरी दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर सकूं। सिया बोली, तो अब क्या? क्या हमें एक और जन्म जीना होगा? उसने कहा, नहीं, अगर आज तुम सच में एक दूसरे को चुन लो, बिना शर्त, बिना डर, तो तुम आजाद हो सकते हो। कमरे की छत खुल गई। अब ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार। नीचे कोई जमीन नहीं, बस हम और वो कुर्सी।
उसने कहा, तुम्हें अपनी यादों की आग में कूदना होगा, हर दर्द, हर गलती, हर पछतावे को स्वीकार करके अपने प्यार को साबित करना होगा। सिया ने मेरी तरफ देखा। क्या तू साथ आएगा? उसने पूछा। मैंने उसका हाथ थामा। हर जन्म में और इसके पार भी। हम दोनों आगे बढ़े। कुर्सी गायब हो गई। नीचे एक खाई खुल गई, काली, डरावनी, और वहां से आवाज आई, हमारे अपने ही चीखने की, हर जन्म की पीड़ा, हर अधूरापन। हमने एक साथ छलांग लगा दी। गिरते गिरते वक्त सब कुछ चमकने लगा। हजारों आवाजें, हजारों चेहरे, हर जन्म का एक एक पल तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। और फिर एक तेज रोशनी। जब मैंने आंखें खोली, मैं एक कमरे में था, हमारे पुराने घर जैसा, लेकिन एकदम नया। सिया खिड़की के पास खड़ी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये कहाँ है? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, वो जगह जहां हमें होना था। कब? अब। दरवाजे के पास एक घड़ी थी। सुइयां एक नए दिन पर टिक गई थी। 18 जुलाई 1997। कोई डर नहीं था, कोई हवा अजीब नहीं थी, कोई आईना अतीत नहीं दिखा रहा था। हम बस थे। लेकिन तभी दीवार पर कुछ खुद ब खुद उभर आया। प्रेम जब पूर्ण होता है तो जन्मों की जंजीरें टूटती हैं, पर जो एक बार दरवाजा पार कर चुके, उनके लिए ये दुनिया कभी वैसी नहीं रहती। सिया मेरे पास बैठी थी। सफेद पर्दों से छन कर आती धूप में उसका चेहरा चमक रहा था। हमने मुक्ति पाई थी। हवेली, आग, राख, आईने सब पीछे छूट गया था, पर फिर भी कहीं गहराई में कुछ बचा हुआ सा महसूस हो रहा था। मैंने दीवार पर नजर डाली। वो शब्द अब मिट चुके थे, लेकिन उस जगह पर एक बालों का गुच्छा टंगा हुआ था, जैसे किसी गुड़िया का हिस्सा हो। मैंने सिया की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, पर आंखें कह रही थीं, तू भी महसूस कर रहा है ना? उसी रात सपने में मैं फिर हवेली में था, पर अब हवेली जल नहीं रही थी, वो सांस ले रही थी। दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे। छत से किसी के चलने की आवाज आ रही थी और दीवारें फड़फड़ा रही थीं, जैसे सीने में सांस हो। मैंने एक कमरा खोला। वहां एक बच्ची बैठी थी, आंखें बंद किए, गुड़िया उसके हाथ में थी। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने धीरे से आंखें खोली और वही सिया की आवाज आई, मैं, वो जो अधूरी रह गई थी। तुमने एक जन्म बचा लिया, पर मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है। सुबह जब नींद खुली, सिया मेरे पास नहीं थी। मैं उठा। घर में सन्नाटा था। सिर्फ एक दरवाजा हल्का सा खुला था, वो जो हम इस्तेमाल नहीं करते थे। मैंने उसे खोला। अंदर वही हवेली का एक कमरा था, जैसे किसी ने उसी जगह उसे उगा दिया हो। वो कमरे की दीवार पर लिखा था, अगर प्रेम सच्चा हो तो हवेली कभी नहीं मरती। मैंने दौड़कर सिया को ढूंढा। वो बाथरूम के पास खड़ी थी और उसके हाथों पर हवेली की दीवारों के निशान थे, चूने और ईंटों जैसे। क्या हो रहा है? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था हम बाहर आ गए हैं, पर शायद हम अब उसी का हिस्सा बन चुके हैं। हमने उस दिन शहर छोड़ दिया, किसी को बताए बिना, किसी को अलविदा कहे बिना। हम अब जंगल के उस पार एक पुरानी कोठी में रहते हैं, जो बाहर से एक सामान्य घर लगती है, पर हर रात दरवाजे खुद खुलते हैं, आईने बोलते हैं और हवेली सांस लेती है। हमने सीखा है, कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कभी कभी प्रेम तुम्हें मुक्त नहीं करता, वो तुम्हें रख लेता है। आरव और सिया अब सिर्फ नाम नहीं है, हम हवेली है।